नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज खबरें विस्तार से होंगी, रफ्तार से भी, लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में आज क्या है मौसम का हाल, क्योंकि बारिश के बादल लगातार दिल्ली एनसीआर पर मंडरा रहे हैं। बुलेटिन में दिखाएंगे आपको मूसलाधार आफत पर स्पेशल कवरेज। एनआईए का छापा पड़ा तो बौखला गए पीएफआई के हमदर्द। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से किया गया है हमला। वहीं ठाणे में अग्निवीर भर्ती के लिए आए छात्र के साथ हुआ है दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आकर हुई है मौत। और ठीक सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बारिश से मचे त्राहिमाम के साथ। तो बारिश से दिल्ली एनसीआर में त्राहिमाम है। कल दोपहर से शुरू हुई बारिश कभी तेज तो कभी धीमी हो रही है, लेकिन सुबह तक जारी रही। मूसलाधार आफत से दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों में इस वक्त पानी भर गया है। सबसे ज्यादा मुसीबत आई है गुरुग्राम पर, जहां बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। 6 तहसीलों में गुरुग्राम का हाल देखिए। बाइक सवार पानी में फंस गया, जैसे तैसे लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि घुटनों से भी ऊपर है पानी। सड़क पर समंदर जैसा नजारा है। कल किस तरीके से मुसीबत बरसी है ये दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। हाईवे पर जाम लग गया, स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से पानी से लबालब हो गई। कुछ ऐसा ही हाल आपको उत्तर प्रदेश का दिखा देते हैं, जहां के कई शहरों में सैलाब जैसा मंजर है। यूपी की 6 तस्वीरें देखिए। फिरोजाबाद, औरैया, हमीरपुर, कासगंज, नोएडा, जहां पर पानी से बेहाल है ये शहर। हम बारिश का ताजा हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको गुरुग्राम की सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लोग किसी नदी को पार कर रहे हैं। कमर भर पानी है। महिला के साथ एक बच्चा भी है। बच्चे से चला नहीं गया तो महिला ने उसे गोद में उठा लिया। 5 लोग पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अब इस परिवार को देखिए। महिला के हाथ में गठरी है, साथ में 2 बच्चे और सामने समंदर जैसी सड़क पार करने की चुनौती। यहाँ हर कोई मुसीबत में नजर आ रहा है। लोग एक दूसरे का सहारा लेकर इस मुसीबत का सामना करते नजर आ रहे हैं। मूसलाधार मुसीबत के मारे यहाँ बहुत हैं। सैकड़ों लोगों की इस कतार को देखिए। आफत का दरिया पार करते नजर आ रहे हैं ये लोग। ये तस्वीर गुरुग्राम के हाईवे की है। अब पूरी तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल दोपहर मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम की सड़क किस तरह दरिया में तब्दील हो गई। बारिश से कल गुरुग्राम में किस कदर मुसीबत बरसी, इसे इस बाइकर के अलावा कौन जान सकता है। अच्छा खासा फर्राटा भरते हुए चल रहा था और समंदर बनी सड़क में फंस गया। गुरुग्राम पर गुरुवार को मानो मुसीबत की मार पड़ी थी। देखिए, बीच सड़क पर पानी में गाड़ी बंद हो गई। लोग धकेलकर गाड़ी किनारे लगाने में लगे हैं। यहाँ भी वही तस्वीर। एक मिनी ट्रक पानी में डूबा हुआ है। ड्राइवर और हेल्पर उसे किनारे लगाने की जुगात में हैं। बगल की सड़क से पानी में ही गाड़ियां गुजर रही हैं। ऊपर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। सड़कों पर इतना पानी कि पैदल चलने वाले किनारों को छोड़कर बीच सड़क पर चलने को मजबूर हो गए और पीछे भारी ट्रैफिक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश ने साइबर सिटी में कोहराम मचा दिया।
स्मार्ट सिटी की सारी चमक बारिश ने फीकी कर दी। खूबसूरत दिखने वाला शहर बदरंग हो गया। शहर की समृद्धि पर इतराने वाले लोग सिस्टम को कोसने लगे। कोई नहीं आया सर, टोल फ्री पे कॉल कर दिया, काफी देर हो गई, कोई टीम नहीं पहुंची। मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ जी, और रास्ते में इतना बुरा हाल है, बंद हो गई एक्टिवा, पंचर भी हो गई, धक्का मार के किसी तरह चढ़ रहे हैं, कमर की ऊंचाई तक पानी है जी। मुसीबत में दोपहर गुजर गई, शाम हो गई और फिर रात, लेकिन गुरुग्राम में बारिश से आई मुसीबत कम नहीं हुई। गुरुवार रात की तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। ये रास्ता दिल्ली से जयपुर जाता है। कल रात यहां करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। अगर गुरुग्राम के इलाकों की बात करें तो शहर के तमाम पॉश इलाके बारिश से जूझते रहे। सेक्टर 22, सेक्टर 29, सेक्टर 27, सेक्टर 46, सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 4, अशोक विहार, भीमगढ़ खेड़ी जैसे इलाकों में जल भराव से त्राहिमाम की स्थिति रही। बारिश का पानी इन इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया। गुरुग्राम पर यह मुसीबत बारिश से बरसी है, लेकिन क्या सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या फिर वो सिस्टम जिसने हाईवे तो बनाए, गगनचुंबी इमारतें तो बनाई, लेकिन पानी निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। तो जो लोग गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो आज थोड़ा बचकर निकले घर से, क्योंकि उसकी वजह है गुरुग्राम में आज भी बारिश का अलर्ट है। धीमी गति से या फिर तेज गति से बारिश हो सकती है। गुरुग्राम में दफ्तरों को ये इंस्ट्रक्शंस या एडवाइजरी जारी की गई है कि या तो वो दफ्तर बंद करें या फिर वर्क फ्रॉम होम सिस्टम आज लागू रखें। गुरुग्राम में कई जगहों पर अभी भी जल भराव है। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई कैसे 5 किलोमीटर लंबा जाम गुरुग्राम में लगा हुआ था। नोएडा, गाजियाबाद में भी कमोवेश वही हाल है। यहां पर भी जिलाधिकारी द्वारा ये कहा गया है कि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद रखिए। दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। यही वजह है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यूपी में भी ऐसा ही हाल है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, इंटर तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं कानपुर में। वहीं अन्य इलाके जैसे आगरा है, वहां पर 12वीं तक आज स्कूल बंद करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। फिरोजाबाद में भी 8वीं तक आज स्कूल बंद रहेंगे। ये तमाम तस्वीरें दरअसल बयां कर रही कि कैसे लोगों को इस वक्त मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं जब भी अधिकांश तौर पर बारिश होती है, कई इलाके जल जमाव की स्थिति से निपटते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैफिक व्यवस्था, सब कुछ चरमरा जाता है। इसके चलते लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है, लेकिन फिर भी लोगों को मुसीबत का सामना। देखिए, यथास्थिति वैसी ही रहती है जैसे हर साल होती है। जैसे ही बारिश होती है, ट्रैफिक की परेशानियां, लोगों को दिक्कतें, लगातार जो है वो लंबे ट्रैफिक से रूबरू होना पड़ता है। और कल गुड़गांव के हालात जिस तरीके से थे, आज भी लगातार थोड़े बहुत हालात वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। मैं इस समय एमजी रोड पर हूं और अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर जलभराव की स्थिति नजर आएगी। ये पूरा का पूरा रोड जो है, जो एमजी रोड की तरफ जाता है रास्ता, ये लगभग आधे से ज्यादा रोड जो है वो इस समय पानी की वजह से आपको नजर नहीं आएगा। और शायद यही स्थिति है कि गुड़गांव के अंदर करीब ऐसे 27 से ज्यादा पॉइंट हैं जहां पर लगातार कल बारिश के बाद आज भी लगातार जो बूंदाबांदी हो रही है उसकी वजह से जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि सीधे तौर पे कल गुरुग्राम प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और ये कहा था कि जो लोग अगर कहीं फंस जाते हैं या फिर ट्रैफिक में फंसते हैं, बारिश की वजह से कई और दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके वो मदद मांग सकते हैं। तो आज ये भी कहा गया है तमाम जो ऑफिसेज हैं कि वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को आज और कल अपनाया जाए, क्योंकि हैवी रेनफॉल की जो है वो मेट डिपार्टमेंट लगातार जो है एक अलर्ट जारी किया है। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड पर जरूर चीजों को रखा है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा नेहा कि ये पहली बार तस्वीर सामने नहीं आती। ये तस्वीरें तो हर साल देखने को मिलती हैं और शायद अगर प्रशासन या फिर जो नगर निगम है वो पहले से सचेत हो जाए
तो शायद 1 घंटे की, 2 घंटे की या फिर 8-9 घंटे की बारिश के बाद इस प्रकार के हालात देखने को नजर नहीं आए। जी नेहा। जिस तरीके की एडवाइजरी वरुण जारी की गई है, कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, अधिकांश स्कूल कॉलेज बंद रखिए, उससे ट्रैफिक व्यवस्था पर थोड़ा बहुत मामूली असर पड़ सकता है। लेकिन जैसी स्थिति कल गुरुग्राम ने देखी है, 5 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों लोग फंसे रहे, कई बार ऐसा होता है गाड़ियां खराब हो जाती हैं, उसके बाद आपको ट्रैफिक क्लियर का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इस व्यवस्था से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी कोई निर्देश? देखिए, अलग अलग जहां पर मैंने बताया कि करीब 27 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं गुरुग्राम में, जहां पर ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है, कहा गया है कि वहां पर ड्यूटी लगाएं। इसके अलावा जिन जिन इलाकों में कल जलभराव की वजह से लगातार ट्रैफिक देखने को मिला और आज भी कई सारे इलाकों में जलभराव है, वहां पर बाकायदा जो है गुरुग्राम पुलिस और ट्रैफिक को अलर्ट जारी किया गया है कि रूट डायवर्जन अगर होता है जलभराव की वजह से तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा अमूमन आपने देखा होगा कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक गुरुग्राम का जो इलाका है, खासकर एमजी रोड, इफ्को चौक और ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक अमूमन हैवी देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी से आप देखेंगे तो आपको हल्का सा ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास वरुण, क्योंकि तस्वीरें हम ऐश्वर्या से भी जानना चाहेंगे कि कैसी हैं ग्रेटर नोएडा में, वहां पर वो मौजूद है। ऐश्वर्या, तस्वीरों के जरिए ये समझाइए और बताइए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि दिखाई दे रहा है सड़क पर इस वक्त भी पानी भरा हुआ है, आज भी पानी बरसने के आसार है, ऐसे में स्थिति और खराब हो सकती है। बिल्कुल नेहा, स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तस्वीरों के द्वारा आपको दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में पानी भरा हुआ है। देखिए दुकानें जो हैं सामने, ये यहाँ सारी फर्नीचर की दुकानें हैं, सारी दुकानें फिलहाल बंद हैं और हो सकता है कि आज दिन भर भी दुकानें बंद रहें। देखिए जो ट्रैफिक है, ऑटो, ये देखिए ऑटोज वहां जा रहे हैं, तो आपको इससे भी एक अंदाजा लगेगा कि यहाँ पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है। मैं खुद इस समय पानी के अंदर खड़ी हूं नेहा। स्थिति जो है इस समय लग रहा है कि हो सकता है कि अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही, बिकॉज पिछले 24 घंटे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो लगता है कि आज भी स्थिति नेहा कुछ ऐसी ही रहेगी। और ये जो पानी है, अभी तो नहीं लगता कि अगले 1-2 घंटे या अगले 3-4 घंटे तक भी ये जो पानी आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये किसी भी हाल के अंदर यहाँ कम हो सकता है। नेहा, इसके साथ ही ऐश्वर्या हमें जानकारी दे रही हैं, वरुण जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं मेहरौली से। अमित, वहां पर तस्वीरें दिखाइए, मेहरौली का क्या हाल है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर अमूमन बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। जी नेहा, देखिए आमतौर पे ही मेहरौली में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और बारिश के बाद का असल में चौक हो जाता है। मैं प्रदीप को कहूंगा वो आपको थोड़ा तस्वीरें भी दिखाए। ये जो राइट हैंड से कट दिख रहा है, ये गुड़गांव को रास्ता जाता है और जैसे ही बारिश शुरू होगी यहाँ पे दोबारा आपको बहुत हेवी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और एक और कहानी है, देखिए यहाँ किस तरह से पॉटहोल्स हैं और जब बारिश होती है ये पॉटहोल्स में पानी भर जाता है, उसके बाद आवाजाही करने वाले गाड़ियों को बहुत दिक्कत होती है। इस इलाके में जो खतरा है अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स का, वो बढ़ जाता है और इस पूरे सड़क पे ऐसे ही हालात है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो कल से ही बारिश का दौर दिल्ली में चल रहा है। कल ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था मौसम विभाग के द्वारा और यही वजह था कि कल पूरे दिन अलग अलग इलाकों में दिल्ली में या तो मूसलाधार बारिश हुई या लगातार दिन भर झमाझम बारिश होती ही रही। और आज सुबह से भी तस्वीरें बहुत ज्यादा बदली नहीं है, दिल्ली के अलग अलग कोनों में ऐश्वर्या भी लगातार ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, दरअसल जहां पर आप मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा का वो इलाका जहां पर तमाम नई बिल्डिंग्स बनी हैं, जहां पर जाहिर तौर पर कई ऐसी चीजों का ध्यान दिया जाता है जो पुरानी जगहों पर नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम का क्या है? बिल्कुल नया, यही सवाल है जो साल दर साल हम पूछते हैं। आज तक भी ये सवाल उठाता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम में के लिए काम क्यों नहीं होता। और हर साल की बात है, देखिए बारिश हर साल होती है, प्रशासन को पता है कि कौन से महीनों में बारिश होती है, लेकिन उसके बावजूद जो आपको यहाँ मंजर नजर आ रहा है ये साल दर साल देखने को मिलता है। वो देखिए वो बच्चा जो है कोशिश कर रहा है चलने की, वो विजुअल आपको दिखाएंगे। ये ट्रैक्टर देखिए, आपको ये ट्रैक्टर से नेहा अनुमान लगेगा कि पानी की स्थिति क्या है। अगर ट्रैक्टर जो है इतने बड़े बड़े धीरे धीरे चलने लगे, वो बच्चा आपको नजर आएगा देखिए हमारे विजुअल्स में, तो आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ पे इस समय स्थिति कितनी खराब है और ट्रैफिक
खुद धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। अभी तो मंजर ऐसा ही नजर आता है नेहा कि हो सकता है कि अगले 3 से 4 घंटे में ग्रेटर नोएडा जो कि एक जो स्मार्ट सिटी का जो एक पैरामीटर होता है उसको फुलफिल करता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति अभी खराब, काफी खराब। नेहा, वरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वरुण, दरअसल गुरुग्राम वो जगह भी है जो नेशनल हाईवे यानी कि जयपुर से जुड़ती है। ऐसे में जो लोग हाईवे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। क्या आज एडवाइजरी इस तरह की भी है कि लोग अपने ट्रैवल को पोस्टपोन करें, आज कम से कम ना निकलें अगले 2 दिन तक, क्योंकि जिस तरीके के मौसम के आसार हैं फंसना तय है? देखिए, प्रशासन ने तो सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि जितना आप लोग आज बाहर निकलने से बच सकते हैं उतना बचे, क्योंकि अगर आप गुरुग्राम की तरफ ट्रैवल करेंगे तो ऐसे में आपको जाम से रूबरू होना पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि कल हमने देखा कि करीब 4 से 5 घंटे जो है वो एक्सप्रेस वे दिल्ली और गुरुग्राम और जो जयपुर की तरफ जुड़ता है वहां पर लगातार लोगों को जाम से रूबरू होना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। और एक जो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं नेहा, अगर आप दूर तक देखेंगे लगातार कैमरे के फ्रेम से आप दिख रहा होगा आपको कि आपको हर तरफ यहां पर पानी नजर आएगा और ये लाइन लगातार मुड़ती नजर आ रही है। 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। इस प्रकार से एक पूरा हिस्सा पानी में दबा हुआ है। तो सीधे तौर पे एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। ये कहा गया है कि आज के दिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मौसम खराब है, जल भराव की स्थिति आ सकती है, आपको जाम से रूबरू होना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैट डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के लिए इस प्रकार की जो है वो अलर्ट जारी किया है। खासकर अलग अलग राज्यों में, खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ये कहा गया है कि आज मौसम का ध्यान रखते ही आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण, ऐश्वर्या और अमित हमारे साथ जुड़े, मौसम पर तमाम जानकारी दी। तो जाहिर तौर पर इस अलर्ट को ध्यान में रखना चाहिए जब आज आप घर से निकल रहे हैं। बहरहाल अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि कोयम्बटूर से आ रही। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम फेंका गया। हालांकि बम से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बम हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बाइक सवार बम फेंकता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के विरोध में यह हमला किया गया है। इस बीच केरल में एनआईए के छापेमारी के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया। बंद का समर्थन कर रहे त्रिवेंद्रम में लोगों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार को कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कल हुई छापेमारी का असर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है। आज केरल बंद का ऐलान, वहीं त्रिवेंद्रम में भी इसका असर दिखाई दिया। बीजेपी दफ्तर कोयम्बटूर में बम से हमला किया गया और ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है जिसमें एक बाइक सवार पेट्रोल बम फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। एनआईए की छापेमारी के खिलाफ आज ये एक्शन दिखाई दे रहा है। जबरदस्त विरोध पीएफआई के खिलाफ हुए इस एक्शन पर बंद के दौरान त्रिवेंद्रम में प्रदर्शनकारियों का बवाल देखने को मिला। तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे तिरुवनंतपुरम में तोड़फोड़ की गई, कोल्लम में भी जाम लगाया गया। यहां पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने बस पर हमला किया। ये सब कुछ दक्षिण भारत में हो रहा है जहां पर कई ठिकानों पर पीएफआई के कल छापेमारी की गई थी। एनआईए और ईडी का ये जॉइंट एक्शन था जो घंटों तक चला, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बरामद किया गया जो इस वक्त एनआईए और ईडी के कब्जे में है। लेकिन इसके बावजूद सियासत जबरदस्त इस छापेमारी को लेकर। शिबी हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। शिबी, दक्षिण भारत के वो कौन कौन से एरियाज हैं, कौन से वो इलाके हैं, शहर हैं जहां पर इस वक्त बंद या फिर तोड़फोड़ की स्थिति दिखाई दे रही है? जी, केरल में कल पीएफआई ने सुबह 6 बजे से शाम से 6 बजे तक हड़ताल के लिए ऐलान किया था। और आज सुबह से हम बहुत सारे काफी सारे सिटी डिस्ट्रिक्ट से ये सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे बसेस और ट्रक्स और कार सब पर हमला कर रहा है पीएफआई वर्कर्स ने। और स्पेशली केएसआरटीसी बसेस के ऊपर, और जब केएसआरटीसी बसेस को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी परमिशन दिया है आज रन करने के लिए, बट फिर भी वो सारी बसेस के ऊपर अटैक हो रही है। और
कल भी हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखा उनकी तरफ से। वो पीएफआई वर्कर्स रोड्स ब्लॉक कर रहे थे तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, मलप्पुरम कोझिकोड खास वो मलबार जगह है। मलबार में पीएफआई का प्रोमिनेंस थोड़ा ज्यादा है और ये बहुत स्वाभाविक है। केरल में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगी हमको, क्योंकि पीएफआई का। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात पूरी कीजिए। जी ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा, केरल में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे हमको, क्योंकि इधर पीएफआई का हब है और उनकी खास और बड़े लीडर्स को इधर से ही कल अरेस्ट किया गया था। उनकी नेशनल चेयरमैन पीएम ओएमए सलाम से स्टेट प्रेसिडेंट, सारे उनकी बड़े बड़े नेताओं को कल गिरफ्तार किया गया था। और कल ही हमने सुना स्टेट प्रेसिडेंट को बोलते हुए कि अगर हमारी लीडर्स को नहीं लेट ऑफ नहीं किया तो हम कल स्ट्राइक के लिए कॉल करेंगे। इधर स्टेट पुलिस चीफ ने भी सबको बोला है, पुलिस को स्पेसिफिकली डायरेक्शंस दिया है, अगर कोई पब्लिक पे हमला करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। बट फिर भी आज सुबह से हम बस पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है, यही सुनने को मिल रहा है आज सुबह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीबीएमआई सहयोगी तिरुवनंतपुरम से जानकारी देते हुए कि कैसे कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, तमाम ऐसे अन्य इलाके दक्षिण भारत के जहां पर एनआईए की छापेमारी के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है या फिर तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और ये तमाम विरोध इस वक्त दक्षिण भारत में देखा जा रहा है। अब बात पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापों की करेंगे। कल 11 राज्यों के 100 ठिकानों पर रेड करके पीएफआई, ईडी और राज्य पुलिस ने 100 से ज्यादा को गिरफ्तार किया और अब रेड पर सियासी शोले भड़कने शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान ने पीएफआई को सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्होंने मुस्लिमों को मददगार बताया है। सवाल यह है कि साजिश रचने वाले संगठन मुस्लिमों को के हितैषी कैसे हो सकते हैं। पीएफआई को परेशान कर रही है एनआईए, ये बर्क का कहना है। लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं कल के एक्शन को लेकर। उनका कहना है कि एनआईए की छापेमारी पीएफआई पर जुल्म है। नहीं, उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया या वो मुल्क के लिए खतरनाक है या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। बात अब बिहार की सियासत की करेंगे। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। इसकी शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे से हो रही है। मुस्लिम सीमांचल इलाके से शाह चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं, इसे लेकर सियासत तेज है। बिहार दौरे पर शाह, आग बबूला विरोधी। अमित शाह का दौरा, शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। अमित शाह जी आएंगे, क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी घमासान। 2024 का चुनावी बिगुल, सीमांचल से बीजेपी का शंखनाद। आज मेरे नजर में तो वो देश के सरदार पटेल आज की तारीख में हैं, उनको यहाँ आना जरूरी है। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में अमित शाह का दौरा है, उनकी रैली तय है, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी तय है, लेकिन विरोधी परेशान। राज्य में सत्ताधारी महागठबंधन के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि सीमांचल से ही शाह का अभियान क्यों? सब लोगों के मन में एक बात तो है ही कि भाई आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात कहेंगे। अमित शाह जी आएंगे, क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना?
क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। बीजेपी को सत्ताधारी आरजेडी और जेडीयू से ऐसे हमले की उम्मीद पहले से थी, लेकिन शाह पर गंभीर आरोप लगे तो पार्टी चुप नहीं बैठ सकी। बीजेपी कह रही है कि क्या बिहार आने के लिए राज्य सरकार से पूछने की जरूरत है। अमित शाह का ये बिहार दौरा 2 दिनों का है। आज और कल गृह मंत्री पूर्णिया और किशनगंज में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसकी शुरुआत रैली से होगी। दोपहर में शाह पूर्णिया में जनभावना महासभा करेंगे। फिर किशनगंज में शाम 4 बजे बिहार बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ पार्टी का जनाधार मजबूत करने पर मंथन करेंगे। शाह को किशनगंज में ही वे बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। 24 सितंबर को किशनगंज में भी रैली की तैयारी है। गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी सीमांचल की जमीन से शंखनाद के दौरान पीएफआई जैसे मसलों को उछालकर राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। पूर्णिया से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी और आरजेडी में जुबानी जंग छिड़ गई है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह एक दूसरे पर हमलावर हैं। देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह पे घूम रहे हैं। जरूर के मन में कहा चाहता है लोग आपस में लड़ा के और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है। सरकार को वोट चाहिए, चाहे जाए देश चूल्हा भाड़ में। जो राज्य की सरकार है उसे वोट चाहिए, उसे चाहे बांग्लादेशी आकर के धर्मशाला बना ले, लेकिन आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को वोट देते रहिए, उसका समर्थन करते रहेगी और हमारे जैसे लोग उसका विरोध करते। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बीच आज राहुल गांधी दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी का दिल्ली दौरा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो अपनी मां से मिलने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर जुबानी जंग तेज है। शशि थरूर पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने निशाना साधा, तो थरूर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोजवेल्ट के उदाहरण से अपने विरोधियों पर निशाना साधा। तो क्या कुछ शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये आपको दिखा देते हैं। वो इंसान भी मायने नहीं रखता जो बताता है कि बलवान आदमी कैसे ठोकर खाता है। यहां कर्म करने वाले उन्हें बेहतर कर सकते थे। वो इंसान भी मायने नहीं रखता जो बताता है कि बलवान आदमी कैसे ठोकर खाता है। ये शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा है। रूजवेल्ट के सहारे उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। To point out one thing, that it's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. And I'm saying this with a significant degree of pride, because we are the only political party in this country that does this. उधर अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने। क्या मैं कांग्रेस पार्टी के अगले प्रेसिडेंट से बात कर रही हूँ? देखिए, तो चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव होने के बाद में मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा बात करना। अभी तो मैं सर, क्या आप नामांकन भरे खबर यार थे आपने? नामांकन भरूंगा मैं, उसके बाद में प्रक्रिया होगी। चुनाव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में। इसके साथ साथ सचिन पायलट और राजस्थान का भविष्य कैसे देखते हैं आप? सचिन पायलट ने कहा बहुत ही, मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, तो प्रक्रिया है। देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्या वहाँ पर माहौल बनता है, क्या फैसला करता है हाईकमांड,
किस प्रकार से वहाँ पर MLA क्या सोचते हैं। नकली सामान की घुसपैठ और तस्करी की वजह से भारत की इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना काल में सप्लाई चेन में ब्रेक लगने से अवैध कारोबार में काफी बढ़ोतरी हुई है। उद्योग संगठन फिक्की की ब्रांच कास्केड ने इस मसले को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। अवैध कारोबार यानी स्मगलिंग और नकली सामानों की घुसपैठ देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगातार चुनौती पेश कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद इस कारोबार में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके बढ़ने से किसी भी अर्थव्यवस्था के समानांतर एक और इकोनॉमी चलने लगती है। इससे न केवल विकास दर प्रभावित होती है बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग जैसी गतिविधियां मंद पड़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक फिक्की कास्केड का दावा है कोरोना के दौरान स्मगलिंग और नकली सामानों की घुसपैठ बढ़ी है। इसकी वजह सप्लाई चेन में आया ब्रेक, खपत के पैटर्न में आया बदलाव और दूसरी समस्या रही हैं, जिनसे 2 साल में ये अवैध कारोबार तेजी से बढ़ा है। जानकारों का भी मानना है कि अवैध कारोबार पर लगाम लगाए बिना सरकार के अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचने के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। ये समस्या बहुत ही गंभीर है। नकली सामान से उन लोगों का बहुत वो नुकसान होता है क्योंकि सामान की क्वालिटी ये खराब होती है, सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। तो हमने ये काम किया है कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता ये बढ़ाई जाए। भारत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर 5 सेक्टर्स में इसका सबसे ज्यादा बोलबाला है। फिक्की कास्केड के मुताबिक इनमें शामिल हैं मोबाइल फोन, घरों और निजी इस्तेमाल वाले FMCG प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड FMCG प्रोडक्ट्स, तंबाकू उत्पाद और अल्कोहल युक्त पेय, जिनका कुल अवैध कारोबार करीब 2.60 लाख करोड़ का है। इस अवैध कारोबार में करीब 75% हिस्सेदारी FMCG की है। जानकारों का मानना है कि सामानों की सप्लाई और डिमांड के साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाकर इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहकों को जागरूक बनाना, पुलिसिंग को मजबूत करना, सख्त सजा के प्रावधान, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, एजेंसियों के आपसी और अंतर्राष्ट्रीय तालमेल से इसे रोका जा सकता है। असर सारे इकोनॉमी में जरूर पड़ता है क्योंकि जितना पैसा सरकार को मिलना चाहिए वो कम मिलता है। जितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए इंडस्ट्री से कम होता है और असर इसलिए पड़ता है अक्रॉस द इकोनॉमी, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज आल्सो विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव क्योंकि उनको ये पता चलता है कि नुकसान जब हो रहा है, टैक्स का नुकसान जब हो रहा है तो कम सामान में सामान बेचा जा रहा है एंड दे लूज कस्टमर बेस एंड इट इम्पैक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी। All these antisocial elements, these syndicates find ways and means to push the products that they want to send across the border. Even gold is getting smuggled through Bangladesh. अवैध कारोबार पर लगाम लगाना क्यों बेहद जरूरी है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नकली और तस्करी के सामानों से भारत में करीब 16 लाख रोजगार घट गए हैं। अकेले FMCG इंडस्ट्री में इससे 68% नौकरियों का नुकसान हुआ है। सरकार को टैक्स के तौर पर नकली सामानों और तस्करी की वजह से 58,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें से टोबैको और अल्कोहल ने अकेले 49% टैक्स का नुकसान सरकार को पहुंचाया है। फिक्की कास्केड का कहना है कि अगर इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जाती है तो फिर ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। आज तक ब्यूरो।